हेलो बच्चों। तो आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड लेक्चर है, जिसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने कल क्या क्या बात करी थी, तो देखो हमने टर्मिनोलॉजीज वगैरह की सबकी बात कर ली थी। कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी थी हमने कल? कल हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, आयनाइजेशन स्फीयर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स, डेंसिटी। ये सब हम कल पढ़ चुके थे और इससे रिलेटेड हमने कल फोटो बनाया था, जहां पर हमने देखा था कि भाई हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो दिखेगा किसे, ठीक है। तो आज देखो, अच्छा कल हमने बोला था आपके पास कि जो लिगेंड है वो क्या काम करता है, लोन पेयर देने का काम करता है। मुझे बताइए जो लोन पेयर देता है उसको क्या बोलते हैं? लुइस बेस बोला जाता है या लुइस एसिड बोला जाता है? क्या बोलते हैं उसे? लुइस बेस बोलते हैं। तो ठीक है, उसी के ऊपर मैं यहाँ पर आपके पास कुछ नोट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहला नोट क्या है मेरे पास? फर्स्ट नोट इज ligand ligands act as ligand act as Lewis base as as they donate as they donate lone pair as they donate lone pair to central metal लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल, ठीक है। ये बात हमने कल भी कर ली थी कि जो लिगेंड का काम है वो क्या है? लोन पेयर देने का काम है। अगर लोन पेयर देगा तो उसे क्या बोला जाएगा? हमारे पास लुइस बेस बोला जाएगा। ये हम ऑलरेडी पहले की क्लासेस में देख चुके हैं, ठीक है। अगर लिगेंड हमारा लुइस बेस है, मतलब जो दे रहा है वो हमारा बेस है, तो जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? वो लुइस एसिड हो जाएगा, ठीक है। और एक्सेप्ट कौन करता है हमारे पास? सेंट्रल मेटल। तो सेकेंड नोट क्या बन जाएगा इसका? सेंट्रल मेटल central metal act as central metal act as Lewis acid as they accept lone pair of lone pair of electrons from ligands, lone pair of electron from ligands। तो आपके पास ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि जो लोन पेयर दे रहा है वो क्या बन जाएगा? लुइस बेस की तरह काम करेगा। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा होगा वो क्या बन जाएगा? मेरे पास लुइस एसिड बन जाएगा। ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो हमारे पास एक और तुम्हें याद रखना है कि भाई एलम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड एक बात लिखवा रहा हूँ आपको, वो आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? दैट इज जनरल जनरल फॉर्मूला ऑफ एलम। क्या याद रखना है आपको? जनरल फॉर्मूला ऑफ एलम, ठीक है। क्योंकि सवाल सोल्व करते वक्त हम इसका यूज करेंगे। एक्चुअल फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, उसके अलावा आपको ये भी याद होना चाहिए जनरल फॉर्मूला ऑफ एलम। अब देखो, एलम का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, वो आप क्या याद रखोगे? एम एन SO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O। क्या है हमारे पास जनरल फॉर्मूला? MnSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये M क्या है, N क्या है, ठीक है, तो M रिप्रेजेंट करेगा किसको? M रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास M प्लस, और साथ में इसके कितने H2 आएंगे मेरे पास? 6H2O यूज करेगा। ये कितने ये H2 यूज करेगा? 6H2O यूज करने वाला है Mn6H2O, ठीक है। और जो हमारा N होगा वो रिप्रेजेंट करेगा N प्लस 3, और ये भी यूज करेगा 6H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास प्लस है, इसका मतलब ये क्या होगा? तुम्हारा मोनोवेलेंट होगा या नहीं होगा? ये क्या होगा मेरे पास? मोनोवेलेंट होगा, ठीक है। और ये N+3, तो ये क्या होगा मेरे पास? ये क्या बन जाएगा? ट्राई वेलेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा? ट्राई वेलेंट बन जाएगा, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारा जो पोटाश एलम था उसका फॉर्मूला क्या था, अगर आपसे पूछा जाए पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या है, तो देखो पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? पोटाश एलम, ठीक है। अगर पोटाश एलम का फॉर्मूला याद हो आपको, दैट इज K2SO4 डॉट
Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। क्या ऐसा याद है आपको? ठीक है, K2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। बट ये तो इसका एक्चुअल फॉर्म है। अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा? देखो मेरे पास एक होना चाहिए मोनोवेलेंट देन ट्राइवेलेंट। तो मोनोवेलेंट कौन है इसमें? मोनोवेलेंट कैटायन कौन है? पोटेशियम। तो ये मेरा पोटेशियम, उसके साथ में क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम आ जाएगा विच इज ट्राइवेलेंट। ठीक है, और यहाँ पर कितने सल्फेट मेंशन करने? यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास SO4 का होल ट्वाइस, और टोटल पानी कितना आ जाएंगे? दैट इज 12 वाटर। ठीक है, अब एक सवाल आ रहा होगा हमने इसको ऐसे लिखा ही क्यों? देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? इसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला की फॉर्म है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है इसका? जब आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा होगा तो देखो यहाँ कितने पोटेशियम थे? 2। यहाँ पर सल्फेट आप काउंट करोगे टोटल 4 सल्फेट है, 2 एल्यूमिनियम है और 24H2 है। अगर मैं इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं तो कैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। एक पोटेशियम, एक एल्यूमिनियम, 2 सल्फेट और 12H2O। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी के ऊपर आपके पास सवाल आ रहा है। सवाल क्या है? देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन मोहर सोल्ट एंड पोटाश एलम। किसके अंदर की बात कर रहे हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं किसमें? मोहर सोल्ट एंड पोटाश एलम। ठीक है, अब मोहर सोल्ट का आपको फॉर्मूला याद होगा, दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या था हमारे पास? फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये मेरा मोहर सोल्ट का फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले। मोहर्स सोल्ट। अब मोहर सोल्ट का फॉर्मूला क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट। तो ये हो गया मेरा FeSO4 डॉट NH3, सॉरी NH4। क्या था यहाँ पर? NH4 होल ट्वाइस SO4 देन 6H2O। ठीक है, और पोटाश एलम। पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या है? अभी जस्ट देख कर आए। पोटाश एलम क्या है मेरे पास? एक्चुअल फॉर्मूला K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। लेकिन हम यूज किसका करेंगे? जनरल फॉर्मूले का यूज करेंगे। सवाल सोल्व करता हूँ, इसी का ध्यान रखना है। ठीक है, दैट इज क्या है हमारे पास? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, फिर क्या था हमारे पास? 2 सल्फेट और उसके साथ में 12H2O। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब किसके बारे में पूछा हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा हुआ है। तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 12। तो हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा, रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वो कितना निकलेगा? रेशियो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, देखो ऊपर था मेरे पास 6 और नीचे है 12, तो कितना आ गया ये? 0.5। ठीक है, अगर इस फॉर्म में मेंशन करना है तो ये बन जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए मेरे पास? 5 आना चाहिए। और ये सवाल आपसे पूछा हुआ है मेंस 2021 में। ठीक है, सवाल बिल्कुल आसान था, लेकिन सवाल सोल्व करने के लिए आपको दोनों फॉर्मूलेज आने चाहिए। ठीक है, सवाल बिल्कुल आसान था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, थोड़े सवालों पे ज्यादा फोकस करेंगे आज, सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जो तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, सब कुछ पढ़ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ डबल सोल्ट? ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि डबल सोल्ट होता क्या था? डबल सोल्ट क्या था हमारे पास? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था। क्या था हमारे पास? डबल सोल्ट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था उसे हम डबल सोल्ट बोल रहे थे। ठीक है, उसे आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या था? क्या बताया था? आइडेंटिफाई करने के लिए इक्वी मोलर रेशियो होना चाहिए, यानी कि जो 2 सोल्ट लिए थे दोनों के ही मोल क्या होने चाहिए मेरे पास? सेम होने चाहिए थे। ठीक है, तो डबल सोल्ट के बारे में पूछा हुआ है, और यहाँ पर पूछा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन जो दे रखे हैं हमारे पास। देखो पहला इसमें दे रखा है फेरस सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। क्या देखा देखा लग रहा है? अभी जस्ट देखा है तुमने। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? मोहर सोल्ट। क्या नाम था इसका? मोहर सोल्ट। ठीक है, दूसरा दे रखा है कॉपर सल्फेट डॉट 4NH3H2O। फिर दे रखा है तुम्हारे पास K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। अगेन ये भी अभी देखा है तुरंत। ठीक है, फिर दे रखा है FeCN2 डॉट 4KCN। अब डबल सोल्ट की कंडीशन इक्वी मोलर रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वी मोलर। तो मुझे बताओ यहाँ पर मेरे पास ये 2 सोल्ट दे रखे हैं, क्या इनका इक्विमोलर रेशियो है या नहीं है? ठीक है, वैसे भी डबल सोल्ट का एग्जांपल तो हमें डायरेक्ट याद करें, वो फिर भी हम देख लेते हैं। ये दोनों का मोल क्या है? सेम है, मतलब ये इक्विमोलर हो गया।
क्या यहाँ एक भी मोलर है क्या? नहीं, एक मेरे पास एक है और एक कितना है? 4, तो ये तो नहीं है, ठीक है, ये वाला तो नहीं होगा। फिर तीसरे पे गए, दैट इज यहाँ पर भी इसका मोल कितना? एक, और एल्यूमिनियम सल्फेट का भी कितना दे रखा है? एक। इसका मतलब ये भी मेरा आंसर होगा, ये भी मेरा होगा। क्या ये है क्या? इसमें भी चेक करोगे, इसमें एक मोल है और इसका कितना मोल है? 4, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए एंड सी। कहाँ है ए एंड सी? पहले ऑप्शन में तुम्हारे पास दिख रहा है ए एंड सी। बोलो कौन सी मेहनत थी इस सवाल में? आसान था ना। और ये सवाल कहाँ पूछा तुमसे? जेई मेंस 2023 में सवाल पूछा हुआ है। आसान सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सब बनेगा, और ऐसी कोई सी चीज नहीं होगी जो आप नहीं बना पाओगे, सब बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है? लिगेंड्स कंटेन। क्या कंटेन करेगा लिगेंड? लिगेंड का काम क्या बताया था? क्या बताया था लिगेंड का काम? लोन पेयर देने का। क्या काम बताया था? लोन पेयर देने का। अब लोन पेयर होगा तभी तो देगा, बिना लोन पेयर के लोन पेयर कैसे देगा? आया ना, लोन पेयर होगा तो ही दे सकता है। तो लिगेंड के पास क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है क्या? अगर ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है तो उसके पास लोन पेयर कहां से है भाई? उसके पास तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो तो दे ही नहीं सकता। इसका मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला स्टेटमेंट तो गलत है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी की बात कर रहे थे हम। इसका मतलब क्या होना चाहिए उसके पास? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आगे देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब किससे है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये भी हमारा गलत। और लास्ट नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आसान था ये सवाल भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN4 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज। किसकी बात कर रहा है ये? हमसे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते थे? आप रेडॉक्स में अच्छे से पढ़कर आए हैं, वही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर भी, ठीक है। जिसके लिए निकालना है उसको एक्स मान लो, बाकी की तुम्हें याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पर पोटेशियम, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? पोटेशियम की। पोटेशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट था? फर्स्ट ग्रुप का। तो इस पे चार्ज भी कितना होगा? प्लस का 1। और कितने पोटेशियम है? +4। तो यहाँ पर ये दे रखा है K4NiCN4, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेशियम के लिए हो गया +4। निकल का मुझे नहीं पता, तो ये हो गया x। और साइनाइड, साइनाइड पे चार्ज कितना होता है? -1, ठीक है। तो ये हो गया -4 = 0। तो यहाँ से x कितना आ गया? x आ गया तुम्हारे पास यहाँ से 0, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी निकल की? निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी मेरे पास 0। बहुत आसान है, ठीक है। और ऐसा सवाल एक बार नहीं, कई बार जेई मेंस में, नीट में, हर जगह पे पूछा हुआ है। तो याद होना चाहिए आपके पास कैसे इसको सोल्व किया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल भी अच्छा है। सवाल तो नहीं, बस इसमें आपसे इंफॉर्मेशन पूछी हुई है। किस किस की इंफॉर्मेशन पूछी हुई है? दे रखा है यहाँ पर कॉपर, अमोनिया, सॉरी कॉपर, 4 अमोनिया और एक सल्फेट दे रखा है, ठीक है। अब इसमें पूछा हुआ है सेंट्रल मेटल आयन कौन है, लिगेंड कौन है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, डब्बा दे रखा है, उस डब्बे के ऊपर कितना चार्ज होगा। नेक्स्ट दे रखा है काउंटर आयन कौन होगा, स्पीशीज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, डेंसिटी ऑफ अमोनिया। डेंसिटी का मतलब पता है ना क्या था? डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब हमारे पास एक लिगेंड कितने लोन पेयर दे सकता है, वही उसकी डेंसिटी होगी। नेक्स्ट बता रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर एंड स्पीशीज ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। देखो सभी आसान चीजें हैं, हमने थोड़ी थोड़ी बातें करी थी, ठीक है। आज हम इसके आंसर मेंशन करते हैं। देखो क्या क्या आएगा इसके अंदर। सबसे पहले मुझे बताओ इसका सेंट्रल मेटल कौन सा होगा? सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? जो हमारे पास डब्बे के अंदर वाला आयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन कौन हो गया इसका? कॉपर। कौन हो गया सेंट्रल मेटल आयन? कॉपर हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इस कॉपर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो क्या? इसमें नहीं पूछा हुआ, ठीक है। बट मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पर, बताओ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो क्या होगा? कॉपर, अमोनिया, और इधर तुम्हारे पास हो गया ये सल्फेट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा, अमोनिया पे चार्ज कितना होता है? 0, ठीक है। तो ये 0 और ये -2 = 0। तो यहाँ से x कितना निकल कर आ गया? +2। तो यहाँ पर कॉपर पे चार्ज कितना होगा? +2। मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको क्योंकि यहाँ पर आयन की फॉर्म में पूछा हुआ है। अगर सेंट्रल मेटल एटम पूछता तो मैं सिंपल कॉपर लिख के खत्म कर देता। नेक्स्ट तुमसे पूछा हुआ है लिगेंड। लिगेंड कौन सा है इसमें?
लिगेंड कौन सा है, सेंट्रल मेटल को छोड़ के बाकी जो भी कुछ दिखे डब्बे में वो सभी क्या रहेंगे हमारे पास, लिगेंड। तो लिगेंड कौन है इसमें, अमोनिया। कौन है मेरा लिगेंड, अमोनिया। और कितने लिगेंड है मेरे पास, यहाँ पर 4 लिगेंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर डब्बे के ऊपर भी चार्ज होगा, वो कितना चार्ज होगा उसको देखते हैं। देखो, अगर डब्बे के ऊपर चार्ज निकालना है आपको तो क्या करोगे, ये दे रखा है आपके पास कॉपर, अमोनिया होल 4, और इधर दे रखा था तुम्हारे पास सल्फेट, ठीक है। मुझे बताओ सल्फेट पे चार्ज कितना, अभी बात करिए सल्फेट पे कितना होगा, -2। अगर पूरे सल्फेट पे -2 है तो इस वाले पार्ट पे कितना होगा, +2 चार्ज होगा या नहीं होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, +2, और सल्फेट पे कितना था, -2। वो बैलेंस हो कितना हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डब्बे के ऊपर चार्ज आ गया हमारा +2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं काउंटर आयन, विच इज काउंटर आयन, डब्बे के बाहर वाली जो स्पीशीज होती है वही क्या होता है हमारा काउंटर आयन होता है, दैट इज सल्फेट। कौन सा है यहाँ पर काउंटर आयन, सल्फेट हमारा काउंटर आयन होगा, और इस पे चार्ज कितना है, -2, ठीक है। नेक्स्ट पूछा हुआ है स्पीशीज ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। अब स्पीशीज यानी कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन कौन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब डब्बे में कौन कौन है। आप देखोगे डब्बे में कौन कौन है मेरे पास, एक है कॉपर और एक है अमोनिया, ठीक है, मतलब टोटल 4 अमोनिया है। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉपर एंड अमोनिया। कौन कौन आ जाएगा इसमें, कॉपर एंड अमोनिया। चलो आगे देखो, आगे क्या पूछा हुआ है, आगे पूछा हुआ है डेंसिटी ऑफ अमोनिया। अभी बताया था डेंसिटी का मतलब क्या था, कितने लोन पेयर देगा, एक लिगेंड कितने लोन पेयर देगा। तो यहाँ पर जो हमारा अमोनिया है वो कितने लोन पेयर देता है, एक लोन पेयर देता है। कितना लोन पेयर देता है वो, एक लोन पेयर देता है, वही उसकी डेंसिटी बन जाएगी। अब आप सोच रहे होगे ये हमें कैसे पता, देखो अभी हम टाइप ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे तो उसमें मोनोडेंटेड बायोडेंटेड उन सबकी बात करनी है, ठीक है, तो वहां पर आपको अच्छे से पता चल जाएगा ये। नेक्स्ट पूछा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर, क्या पूछा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर। अब मुझे बताओ हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या था कि हमारे पास कि हमारा जो मेटल है वो कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, वही उसका क्या बन जाता था, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मुझे बताओ एक अमोनिया की डेंसिटी कितनी है, एक है, इसका मतलब एक लोन पेयर दे रहा होगा। तो 4 अमोनिया कितने लोन पेयर देंगे, 4 लोन पेयर देंगे या नहीं देंगे, तो वही उसके क्या बन जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया कॉपर का, 4। और लास्ट पूछा हुआ है आपसे स्पीशीज ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर। अब आयनाइजेशन स्फीयर कौन था हमारे पास, डब्बे के बाहर वाला, ठीक है, और ये कौन सी स्पीशीज है, मतलब इसने 2 बार आपसे सेम चीज पूछ ली है, ठीक है, बस लैंग्वेज अलग है, यहाँ काउंटर आयन की फॉर्म में पूछा, यहाँ पर स्पीशीज की फॉर्म में पूछा है, ठीक है। तो ऐसे आपको हर एक कंपाउंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अब देखो आगे पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ और भी बातें करनी है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि भाई हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स तो हमें पता चलेगा कि भाई कैसा होता है, क्या नहीं होता। अब कॉम्प्लेक्स कितने तरीके होते हैं, कैसे होते हैं, उन सबकी बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हम हेडिंग डालेंगे, क्या रहेगा हमारा हेडिंग, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इसमें हमारे पास अलग अलग तरीके से हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो पहला हम यहाँ पर केस लेके चल रहे हैं, पहला टाइप जो हमारे पास लेके चल रहे हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। बहुत आसान है ये तो आप खुद देख के ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें जो फर्स्ट है हमारे पास वो है होमोलेप्टिक, क्या है फर्स्ट, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब मुझे खुद सोच के बताओ, आपने ये होमो हेट्रो पता नहीं जिंदगी में जाने कितनी बार सुना है। अब होमोलेप्टिक है और किसके बेसिस पे ये
लिगेंड के बेसिस पे है, ये इसका मतलब मेरे को लिगेंड के बारे में सोचना है। अब यहाँ पर होमोलेप्टिक बोल दिया गया है आपसे, तो मुझे बताओ इसमें लिगेंड अलग अलग होने चाहिए या सेम होने चाहिए? सामने दिख रहा है साहब, होमोलेप्टिक लिखा हुआ है, इसका मतलब सेम टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी इसकी? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स विच हैव, कॉम्प्लेक्स which have only one type of, which have only one type of ligands are known as, are known as homoleptic, are known as homoleptic complexes। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर हमारे पास एक ही टाइप के लिगेंड होंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास एग्जांपल अगर इसका देखा जाए तो वो है K4FeCN6। मुझे बताओ इसमें मेरा सेंट्रल मेटल कौन है? आयरन। और उसको छोड़ के बची क्या हो रहेगी मेरे पास डब्बे के अंदर वाली चीजें? वो रहेगी लिगेंड। मुझे बताओ सारे के सारे लिगेंड यहाँ पर सेम टाइप के हैं या नहीं? अब देखोगे सारे लिगेंड क्या है? साइनाइड है। क्या है? सारे के सारे लिगेंड साइनाइड है। इसका मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। आसान था। ठीक है, दूसरा क्या है इसका भाई? इसका भाई है हमारे पास दूसरा हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स विच हैव, कॉम्प्लेक्स विच हैव मोर देन, मोर देन की जगह एक काम करो शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। ठीक है, विच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, विच हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ ligands are known as, are known as हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। बोलो समझ में आया? क्या बोला यहाँ पर? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बोला जाएगा? जहां पर मेरे पास अलग अलग टाइप के क्या होंगे? लिगेंड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? अलग अलग टाइप के लिगेंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या लिया जाए इसमें? चलो इसको ले लेते हैं, FeCN3, हाँ, FeCN2NH4, FeCN, FeCN2NH3 होल 4। ठीक है, ये मेरे पास, अब देखो यहाँ पर मेरे पास डब्बे में क्या है? आयरन। आयरन क्या बन जाएगा मेरा? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। और यहाँ पर दो तरह के लिगेंड दिख रहे होंगे, उनको छोड़ के बची हुई सारी स्पीशीज क्या होगी मेरी? लिगेंड रहने वाली है। तो देखो ये भी एक तरह का लिगेंड है और ये भी एक तरह का लिगेंड है। इसमें क्या एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है या नहीं? मतलब डिफरेंट लिगेंड हो गए। इसका मतलब ये क्या बन गया? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमने अभी किसके बेसिस पे देखा? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक है, जब टाइप ऑफ लिगेंड की बात कर रहे थे तब है ये। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, नेक्स्ट क्या है? सेकंड लेते हैं इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ आयन ऑफ कॉम्प्लेक्स, आयन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आयन ऑफ कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि मेरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, वही चीज को हमें देखना है। ठीक है, हो सकता है मेरे पास जो आयन दे रखा है, सॉरी जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है वो केटायन के फॉर्म में हो सकता है मेरे पास जो आयन दिया हो किसके फॉर्म में हो? एनायन के फॉर्म में हो। ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं। पहला इसके अंदर लेके चलते हैं। फर्स्ट इसमें, फर्स्ट सिंपल केटायन प्लस
कॉम्प्लेक्स एनायन, सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है मेरे पास, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि मेरा जो केटायन है वो क्या बन जाए, कॉम्प्लेक्स बन जाए, और जो मेरा एनायन है वो मेरा सिंपल एनायन बन जाए। एक बताऊंगा इनका मतलब एग्जांपल की फॉर्म में, सिंपल एनायन। ठीक है, तीसरा मेरे पास ऐसा हो सकता है कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स वो मेरे पास केटायन एनायन की फॉर्म में आ जाए, कॉम्प्लेक्स केटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। ठीक है, और लास्ट आ जाएगा मेरे पास इसमें न्यूट्रल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस पर किसी तरह का चार्ज ना हो, चार्ज नहीं होगा तो मतलब वो किसी तरह का आयन भी नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, सिंपल कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन, तो मुझे देखकर बताओ K4FeCN6। ठीक है, बार बार अब तक तो खैर याद ही हो गया होगा आपको, K4FeCN6। मुझे बताओ इसमें जो डब्बा है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें डब्बे की बात कर रहा हूं। मुझे बताओ ये जो डब्बा है वो यहाँ पर एनायन की पोजीशन पे है या कैटायन की पोजीशन पे, कैसे पता करेंगे। जनरली जब भी आपने पढ़ा होगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, सोल्ट जब भी लिखा जाता है तो सोल्ट में क्या होता है, पहले आता है कैटायन और फिर क्या बनता है हमारे पास, एनायन। सोल्ट की जनरल टेंडेंसी क्या होती है हमारे पास, कैटायन प्लस एनायन, जैसे ये याद है NaCl, ये प्लस का ये माइनस का। ठीक है, तो वही चीज मुझे बताओ जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कौन सी पोजीशन पे, नेगेटिव पोजीशन, सॉरी एनायन की पोजीशन पे, तो ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स एनायन, और ये जो है वो क्या बन जाएगा, सिंपल सोल्ट, क्योंकि इसको तोड़ सकते हैं इसीलिए इसको सिंपल बोला हुआ है, सिंपल कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। अब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब है कोई ऐसा एग्जाम्पल सोचा जाए जिसमें हमारे पास कैटायन तो क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ जाए, और जो एनायन होगा वो क्या बन जाए मेरे पास, सिंपल एनायन बन जाए। क्या बन जाए, सिंपल एनायन बन जाए। तो चलो देखते हैं इसके लिए क्या बना सकते हैं हम। हम्म, देखो अभी आपके पास लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने एक एग्जांपल, ये देखो अभी लिखा है कॉपर, 4 अमोनिया और सल्फेट, क्या वही चीज यहाँ पर भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कॉपर, 4 अमोनिया और बाहर सल्फेट। ठीक है, अब देखो यहां पर मेरा जो केटायन है, इस बार केटायन कौन बन गया, केटायन कौन बन गया मेरा, डब्बे वाला पार्ट, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, मतलब मेरा डब्बा जो है वही केटायन होगा और डब्बा ही क्या होगा, एनायन होगा। इसका मतलब दो डब्बे वाले कंपाउंड की बात करनी है। दो डब्बे वाला कंपाउंड कौन है मेरे पास, इसमें लिया जाएगा हमारे पास, किसको लेंगे इसमें, Cu कॉपर, हाँ इसमें ले लेंगे हम कॉपर, अमोनिया 4, ठीक है, और इधर ले लिया मैंने PtCl4। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये केटायन है या एनायन है। देखो अमोनिया पे चार्ज कितना बताया आपको, 0, और कॉपर पे कितना चार्ज होता है, +2। यहाँ पर जो कॉपर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है तो +2 में होता है, वो भी आगे हम वर्नर थ्योरी में सीखेंगे। ठीक है, तो ये इस पे डब्बे पे चार्ज कितना हो जाएगा, +2। अब यहाँ पर पूछा जाए प्लेटिनम पे चार्ज कितना होगा, ये -4 है। ठीक है, और प्लेटिनम होता है +2, इसको सोल्व करोगे -2, +2 -2 मिलकर क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट देखो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करोगे तो इसमें हमारे पास एक जनरल एग्जांपल है NiCO4। ठीक है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होती है इसमें, 0, और कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसका थर्ड क्लासिफिकेशन बच रहा है हमारे पास। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, थर्ड क्लासिफिकेशन होगा इसका, क्लासिफिकेशन थर्ड, on the basis of, on the basis of degree of dissociation,
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है। यानी कि हमारे पास उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो अपना कंपाउंड दे रखा है उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी उसके बेसिस से बात करनी है। इसमें जो पहला लेके चल रहे हैं अपन वो क्या है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या लेके चल रहे हैं इसमें, पहला परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है और इसका जो दूसरा होगा वो क्या होगा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स किससे बोला जाएगा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कैसा बोला जाएगा। परफेक्ट उसे बोलते हैं जहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो अपना कंपाउंड दिया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, उसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वो कितनी होगी मेरे पास, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल होने का सेंस है कि अपने पास वो टूटेगा ही नहीं। क्या है इसका सेंस, वो टूटेगा ही नहीं। तो क्या बोला जाएगा उसे, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which does not which does not give test, which does not give test of its all constituent constituents ions, constituent ions due to due to their due to their negligible due to their negligible degree of dissociation, degree of dissociation, ठीक है। अब देखो यहां पर डेफिनेशन तो लिख दी मैंने, अब इस डेफिनेशन को थोड़ा समझ के चलते हैं, क्योंकि जब तक ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब यहां लिखा है मैंने कि हमारा ऐसा कॉम्प्लेक्स जो अपने सभी आयन का टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, मतलब टूटेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमारे सामने एक एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। अगर वो एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो बहुत वेल एंड गुड है, वरना ये फिर आपको बाद में दुखी करता रहेगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये एग्जांपल एक ही बार में समझ में आ जाए। देखो मैं क्या लेके चल रहा हूं यहाँ पर, मैंने लिया कॉपर+2 और साथ में लिया मैंने साइनाइड, साथ में क्या लिया मैंने, साइनाइड। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, दिख रहा है, इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, CuCN ट्वाइस, क्या बनेगा, CuCN ट्वाइस, ठीक है। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है कि ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो ये हमारे पास किस तरह से टूटता है, ये टूटेगा CuCN और साथ में बनाता है ये CN2 गैस बनाता है, ठीक है। इस CN2 गैस का नाम है हमारे पास साइनोजन गैस। क्या नाम है, साइनोजन गैस, ठीक है। और ये साइनोजन गैस जो है ना बहुत ही ज्यादा क्या होती है हमारे पास, पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। मेरे को उससे मतलब नहीं, मुझे इस कंपाउंड से मतलब है। अब मैंने क्या करा, इसको फेंक दिया कहां पर, इसको फेंक दिया मैंने एक्सेस KCN में। कहाँ फेंक दिया मैंने इसको, एक्सेस KCN में फेंक दिया। अब देखो जब KCN में फेंकूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अब वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है, दैट इज K3CuCN4। क्या बनेगा इससे, K3CuCN4। अब आपको पता है कि मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन चुका है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को मुझे कहाँ फेंकना है, पानी में। क्या करना है मुझे, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में फेंकना है। पानी में फेंकूंगा तो बताओ क्या होगा, जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में फेंका जाएगा तो क्या होने वाला है, आपको पता है। जब पानी में फेंकते हैं तो मेरे पास जो मेरा सिंपल केटायन दे रखा है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। पानी में फेंकने पर मेरे पास दिखेगा दैट इज 3 पोटेशियम आयन और साथ में क्या होगा, CuCN4 और डब्बे के ऊपर
माइनस का 3। ठीक है, ये मेरे पास बन गया। लेकिन अब अगला सवाल, क्या ये अभी सभी आयन का टेस्ट देगा या नहीं देगा? ठीक है, पोटेशियम का टेस्ट बिल्कुल दे देगा, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टूट सकता है। लेकिन ये डब्बा, अब मैं आपसे पूछूंगा डब्बे में कौन कौन से आयन है? डब्बे में कौन कौन से आयन दिख रहे हैं हमें? ध्यान से देखो, डब्बे में कौन कौन से आयन दिख रहे हैं? इसमें दिख रहा है कॉपर प्लस और साथ में साइनाइड माइनस। कौन कौन दिख रहा है इसमें? कॉपर प्लस एंड साइनाइड माइनस। अब अगर ये मेरे पास, मान के चलो अगर ये टूट गया, मान के क्या चल, मानना है अभी, ठीक है, टूटा या नहीं टूटा वो मुझे नहीं पता, अभी क्या करना है, सिर्फ मानना है। ये टूटा तो ये बनेगा। अगर ये बनेगा तो ये क्या करेगा कि अपने आयंस का टेस्ट भी देगा नहीं देगा? जैसे कॉपर है तो कॉपर अपने आयन का टेस्ट देगा, साइनाइड है तो वो भी अपने आयन का टेस्ट देगा। अब मेरे को कंफर्म करना है कि भाई टूटा या नहीं टूटा, तो मैं कॉपर प्लस के आयन का टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको फेंकूंगा किसमें? हाइड्रोजन सल्फाइड में। किसमें फेंका जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड में। अब जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड में फेंका तो यहां पर जो कॉपर प्लस है उसको किसके साथ रिएक्ट करना चाहिए था? सल्फर के साथ। और क्या बना लेना चाहिए था? उसे बनाना चाहिए था, उसे बनाना चाहिए था हमारे पास Cu2s। क्या बनाना चाहिए था उसे? Cu2s बनाना चाहिए था। अब आपसे सवाल है, क्या ये बनता है? ठीक है, चलो मान भी लेते हैं बनता है, तो ये पता कैसे चलेगा? ये बनाता है हमारे पास ब्लैक प्रेसिपिटेट। क्या बनना चाहिए था यहाँ पर? ब्लैक प्रेसिपिटेट। लेकिन हमारी किस्मत, किस्मत इतनी अच्छी है कि ये बनता ही नहीं है, इसका फॉर्मेशन ही नहीं होता। अब इसका फॉर्मेशन नहीं होना किस बात को इंडिकेट कर रहा है? कि हमारे पास ये चीज ही नहीं है। ठीक है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? कि हमारे पास यहाँ पर कॉपर प्लस जैसी कोई चीज ही नहीं है। अगर कॉपर होता तो वो ये बना लेता, लेकिन अगर ये नहीं बन रहा है इसका मतलब कॉपर नहीं है, और कॉपर नहीं है इसका मतलब ये टूट भी नहीं रहा। अगर ये नहीं टूट रहा तो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा फिर? परफेक्ट। कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा ये? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारे पास समझ में आ गया होगा आपको कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कब बोला जाएगा, कब नहीं बोला जाएगा। अगर यहां पर ये बन जाता तो मैं इसको क्या बोलता? इम्परफेक्ट। लेकिन नहीं बन रहा है इसलिए क्या बोलना पड़ रहा है? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलना पड़ रहा है। ठीक है, अभी सेम चीज हमें किसके लिए काम करनी पड़ेगी? इम्परफेक्ट के लिए भी देखना पड़ेगा। चलो इम्परफेक्ट के लिए बात करते हैं। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले वही डेफिनेशन लिखेंगे छोटी सी। सेकंड इसका था इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहां क्या पढ़ा था आपने? इसमें क्या देखा कि ये अपने सभी आयन का टेस्ट नहीं देगा, लेकिन इम्परफेक्ट क्या करेगा? सभी आयन का टेस्ट देगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कॉम्प्लेक्स विच गिव, कॉम्प्लेक्स विच गिव, कॉम्प्लेक्स विच गिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स, ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ड्यू टू, ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब अगर हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो हमें ऐसे समझ में आ गया कि टूटना ही है। ठीक है, अब इसके लिए जो कंपाउंड यूज कर रहा हूं मैं, पहले क्या यूज करा था? वहां यूज करा था हमने कॉपर को। ठीक है, यहां यूज कर रहा हूं मैं कैडमियम को। ठीक है, कैडमियम +2 और साथ में वही हमारा साइनाइड। ठीक है, इससे क्या बनेगा? कैडमियम +2 और साइनाइड का यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? इससे बनेगा CdCN2। क्या बनेगा? CdCN2। और ये स्टेबल होता है। ये क्या होता है हमारे पास? स्टेबल होता है। ठीक है, इसकी तरह नहीं है कि ये अनस्टेबल था, ये अनस्टेबल था इसलिए आपके पास वापस छूट गया था, लेकिन ये स्टेबल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको भी क्या करा तुमने? वही एक्सेस KCN में फेंका, एक्सेस KCN। KCN में फेंकने से क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर? ये बनेगा K2CdCN4। ठीक है,
यहाँ पर एक्सेस में लेने का यही रीजन है कि हमारे पास साइनाइड कितने बनने हैं वही चीज मेंशन कर रहे हैं। सॉरी। यहाँ पर क्या करना है, फिर पानी में फेंको, पानी में फेंकने पे क्या होगा, टूटेगा। पानी में फेंकने पे क्या होगा मेरे पास, टूटेगा। किस में टूटेगा ये टूटेगा दो पोटेशियम और CdCN4 2 माइनस, किसमें टूटेगा, CdCN4 2 माइनस। ठीक है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, यहां पर ही मेरे पास दो तरह के आयन दिखेंगे। ठीक है, यहां कौन कौन से आयन होंगे बताओ, यहां कौन कौन सा आयन होंगे, कैडमियम प्लस का 2 और साइनाइड माइनस। ठीक है, अब ये दो तरह के आयन है। अब इसके अंदर भी मेरे को क्या करना है, वही टेस्ट चेक करना है कि भाई ये देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो कैडमियम की भी रिएक्शन किसके साथ करवाई मैंने, H2S के साथ। कैडमियम की रिएक्शन किसके साथ करवाई, यहाँ पर H2S के साथ करवाई। जब H2S के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बना लेता है मेरे पास, कैडमियम सल्फाइड। क्या बनाता है ये, कैडमियम सल्फाइड, विच गिव्स येलो पीपीटी। क्या देता है हमारे पास, ये येलो पीपीटी देता है। और ये रिएक्शन होती है, क्या होती है, ये रिएक्शन होती है, ये प्रोडक्ट मुझे मिलता है। अगर ये प्रोडक्ट मिल रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो कंपाउंड बना होगा वो सभी आयन का टेस्ट दे रहा है, सभी आयन का टेस्ट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो समझ में आया कि परफेक्ट कब होगा, कब इम्परफेक्ट होगा। ठीक है, यही सबसे बड़ा दुखी करने वाला पोर्शन होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि वो परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। ठीक है, तो ये चीजें थी आपके पास। अब इसके बाद कुछ और हम आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स हमने समझ लिया, कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं क्या है। ठीक है, अब यहां से हम पढ़ेंगे लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, लिगेंड्स के बारे में पढ़ने के बाद हम IUPAC पे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको जो आज पढ़ाया होगा वो पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।